नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से विचार साझा करेंगे। केंद्र सरकार ने सभी मीडिया चैनलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आतंकवाद विरोधी अभियानों का सीधा प्रसारण नहीं करने का परामर्श जारी किया। विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट में कहा, भारत ने पिछले 10 वर्षों में 17 करोड़ से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला। ईरान के बंदर अब्बास में विस्फोट, 4 लोगों की मौत और 500 से अधिक घायल। पोप फ्रांसिस का वेटिकन में अंतिम संस्कार। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ मैच में पंजाब किंग्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 121वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब युवा राष्ट्र निर्माण में शामिल होते हैं तो राष्ट्र तेजी से विकास करता है और विश्व में अपनी पहचान भी बनाता है। उन्होंने कहा कि देश के युवा मेहनत और नवाचार से दुनिया को दिखा रहे हैं कि भारत में कितनी संभावनाएं हैं। श्री मोदी ने आज विभिन्न सरकारी विभागों में और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र वितरित किया। प्रधानमंत्री ने मुंबई में आयोजित होने वाले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 पर कहा कि इस आयोजन के केंद्र में भी देश के युवा हैं। कुछ ही दिन बाद मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। मीडिया, गेमिंग और एंटरटेनमेंट फील्ड के इनोवेटर्स के लिए ये प्रतिभा दिखाने का अभूतपूर्व अवसर है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां एंटरटेनमेंट से जुड़े स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री लीडर से जुड़ने का मौका मिलेगा। रोजगार सृजन को उच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के अनुरूप 15वां रोजगार मेला आज देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। पुणे में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने 200 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री नड्डा ने कहा कि सरकारी नौकरियां सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि जनसेवा में योगदान करने का एक माध्यम है। रोजगार मेले के पीछे सोच क्या रही? सोच है अकाउंटेबिलिटी, परफॉर्मेंस की, डिलीवरी की। नौकरियां पहले भी होती थी, पोस्टें पहले भी होती थी। पॉलिटिकल कमिटमेंट न होने के कारण परफॉर्मेंस नहीं, परफॉर्मेंस न होने के कारण लास्ट माइल डिलीवरी नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको अकाउंटेबल बनाया, टाइम ओरिएंटेड बनाया। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने विशाखापट्टनम में 250 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में जिम्मेदार और प्रतिबद्ध होने का आह्वान किया। आकाशवाणी से बातचीत में 2 लाभार्थियों ने अपनी प्रसन्नता साझा की। मेरा नाम आकांक्षा प्रिया है। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। मेरा चयन एमटीएस पद पे हुआ है और मेरा डिपार्टमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। मैं भारत सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अश्मित ठाकुर, मैं न्यू दिल्ली से हूँ। मैं टैक्स असिस्टेंट सिलेक्ट हुआ हूँ सीबीआईसी में। आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड टू द गवर्नमेंट एंड आई एम कमिटेड टू अपहोल्ड द वैल्यूज ऑफ इंटेग्रिटी, डेडिकेशन एंड पब्लिक सर्विस। केंद्र सरकार ने सभी मीडिया चैनलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आतंकवाद विरोधी अभियानों का सीधा प्रसारण नहीं करने का परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
करगिल युद्ध, 26/11 मुंबई आतंकी हमले और कंधार अपहरण जैसी घटनाओं के दौरान अनियंत्रित कवरेज ने राष्ट्रीय हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने परामर्श में मीडिया से रक्षा अभियानों या गतिविधियों से संबंधित रिपोर्टिंग में सूत्रों के हवाले से खबर चलाने से दूर रहने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि समय से पहले ही संवेदनशील सूचनाओं का खुलासा करने से देश विरोधी तत्वों के लिए सहायक साबित हो सकता है। इसके अलावा सुरक्षा अभियानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा भी खतरे में आ सकती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सरकार ने विमान कंपनियों को हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के बीच यात्री सुरक्षा और नियमों का अनुपालन करने तथा यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखने का निर्देश दिया है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि हाल के कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र बंद होने और उड़ानों पर रोक के कारण कई विमानों के मार्ग परिवर्तित कर दिए गए हैं। इससे उड़ान अवधि और तकनीकी ठहराव की संभावना बढ़ गई है। मंत्रालय ने विमान कंपनियों से कहा है कि वे यात्रियों को मार्ग परिवर्तन, विस्तारित यात्रा समय और यात्रा के दौरान किसी भी तकनीकी ठहराव के बारे में सूचित करें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों को गृह मंत्रालय के अधिसूचित समय सीमा के अनुसार पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए उचित और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। केंद्र शासित प्रदेश के सभी उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपराज्यपाल ने अधिकारियों से सुरक्षा उपायों और प्रक्रियाओं को भी लागू करने को कहा। इधर दिल्ली सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के शहर छोड़ने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया है। पहले ये तिथि 26 अप्रैल थी। ये आदेश उन सभी पाकिस्तानी नागरिकों पर लागू है जो दिल्ली में रह रहे हैं और उनका वीजा रद्द कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहलगाम आतंकी हमले में करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवंगत विनय नरवाल के अभिभावकों की इच्छानुसार परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए विश्व नेताओं के संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास लगातार आ रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने हमले की कड़ी निंदा की। श्री मोदी ने आज ईरान के बंदर अब्बास में हुए विस्फोट में जान गंवाने वालों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने हमले में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि ब्रिटेन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देगा। उन्होंने कहा कि नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को नष्ट किया जाना चाहिए और आतंकी खतरे का खात्मा होना चाहिए। श्री ब्लैकमैन मारे गए लोगों की स्मृति में लंदन में भारतीय उच्चायोग के एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कहा कि आतंकवाद वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा है और इसके सभी रूपों का मुकाबला किया जाना चाहिए। परिषद ने हमले के अपराधियों, समर्थकों और प्रायोजकों को सजा दिलाने का आह्वान किया। पहलगाम में एक नेपाली नागरिक समेत निर्दोष पर्यटकों की मौत के विरोध में नेपाल में आज कई विरोध प्रदर्शन हुए। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की निंदा करते हुए बैनर लेकर मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल स्थित पाकिस्तान दूतावास को एक ज्ञापन सौंपकर पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को बंद करने की मांग की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने पिछले 10 वर्षों में 17 करोड़ 10 लाख से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी रेखा से सफलतापूर्वक बाहर निकाला है। विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 गरीबी और समानता रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने वाले लोगों में सबसे अधिक 2/3 लोग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से रहे। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने विशेष रूप से 2021-22 से रोजगार वृद्धि में सकारात्मक रुझान देखा है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के दिशा निर्देश और ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 22,919 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। 1 मई से ऑनलाइन माध्यम से इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में 5 गुना और इसके निर्यात में 6 गुना की वृद्धि हुई है।
Electronics manufacturing has grown 5 times in the last 10 years. Our exports have grown 6 times in the last 10 years. These are CAGRs of 17%, 18%, 20% plus. Phenomenal growth. And this is just the beginning. The initial effort which is required to get that momentum, that is what has happened so far. विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आश्वस्त किया है कि मंत्रालय पूरे देश में बिजली की मांग पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि अधिक बिजली का उत्पादन अधिक रोजगार सृजन सुनिश्चित करेगा। सिक्किम के गांगटोक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन के बाद विद्युत मंत्री ने बताया कि बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण से संबंधित मुद्दों की चर्चा बैठक में की गई। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल ने कहा है कि सरकार देश में गायों की संख्या बढ़ाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा दे रही है ताकि दुग्ध उत्पाद की मांग पूरी की जा सके। विश्व पशु चिकित्सा दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत दुग्ध क्षेत्र में शीर्ष स्थान रखता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वैश्विक रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस को आज रोम के सेंट पीटर बेसिलिका में दफना दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित विभिन्न देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शाही परिवार के सदस्य और धार्मिक गुरु भी पोप फ्रांसिस को अंतिम सम्मान देने के लिए एकत्रित हुए। इनमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली शामिल थे। राष्ट्रपति के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष जोशुआ डिसूजा कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में लगभग 4 लाख लोग शामिल हुए। पोप फ्रांसिस का सोमवार को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में आज शाहिद राजाई बंदरगाह पर एक भीषण विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई और 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये विस्फोट शाहिद राजाई बंदरगाह क्षेत्र में रखे कई कंटेनरों में हुए। विस्फोट से तेल गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ा। ये विस्फोट ऐसे समय में हुआ जब ओमान में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता का तीसरा दौर शुरू हो चुका है। झारखंड में प्रतिबंधित संगठन हिज्ब उत तहरीर से जुड़े एक दंपत्ति सहित 4 संदिग्ध आतंकियों को आतंकरोधी दस्ते ने आज धनबाद के वासेपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों के पास से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सहित गोला बारूद बरामद किया गया है। मुंबई में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स में भारत पेविलियन में देश की विरासत और वैश्विक मीडिया तथा मनोरंजन परिदृश्य के बढ़ते प्रभाव का प्रदर्शन होगा। कला से कोड विषय पर आधारित इस पेविलियन में भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना प्रदर्शित होगी। इसमें यह दिखाया जाएगा कि कैसे देश की कलात्मक परंपराएं लंबे समय से रचनात्मकता, सद्भाव और सांस्कृतिक कूटनीति का प्रतीक रही हैं। सम्मेलन 1 से 4 मई तक आयोजित होगा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, झारखंड, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश में उमस भरी गर्मी रहने का भी अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 17 ओवर में 3 विकेट पर 173 रन बना लिए हैं। पंजाब टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। अम्मान में 4 अन्य भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। इस तरह एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए 43 पदक सुनिश्चित हो गए हैं। भारत ने अंडर 15 वर्ग में कम से कम 25 पदक पक्के किए हैं, जबकि अंडर 17 वर्ग में 18 पदक जीतने तय हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से विचार साझा करेंगे। केंद्र सरकार ने सभी मीडिया चैनलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आतंकवाद विरोधी अभियानों का सीधा प्रसारण नहीं करने का परामर्श जारी किया। विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट में कहा, भारत ने पिछले 10 वर्षों में 17 करोड़ से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला। ईरान के बंदर अब्बास में विस्फोट, 4 लोगों की मौत और 500 से अधिक घायल। पोप फ्रांसिस का वेटिकन में अंतिम संस्कार।
और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ मैच में पंजाब किंग्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।